बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के एक अहम वाक़े के ऊपर है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर एक ऐसा वाक़या जिसमें एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया, एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और एक फ़ौजी आमिर ने मुल्क पर मार्शल लॉ मुसल्लत कर दिया गया। आज 5 जुलाई 2022 है। आज इसी दिन की मुनासबत से हम जिस तारीख़ का जिक्र कर रहे हैं वो आज से 45 साल कबल 5 जुलाई 1977 का दिन था। 1977 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया और पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़िया उल हक़ ने मार्शल लॉ मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान के सियासी तारीख़ के अंदर जनरल ज़िया उल हक़ के मार्शल लॉ ने जिस कदर नुकसान पाकिस्तान की सियासी जमहूरी सफ़र को पहुँचाया है, शायद ही किसी ने पहुँचाया हो। एक ऐसा बदतरीन मार्शल लॉ जिसने पाकिस्तान के पूरे सियासी निज़ाम को उलट कर रख दिया, जिसने पाकिस्तान के जो समाजी एक शऊर था उसको तहस नहस करके रख दिया, जिसने पाकिस्तान की जो एक तरक्की करता हुआ समाजी माशरा था उसको उन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ मोड़ दिया। क्लाशनकोफ कल्चर, हेरोइन और फिर मजहबी शिदत पसंदी, ये वो तोहफे थे जो जनरल ज़िया उल हक़ के मार्शल लॉ में इस अवाम को मिले। मुल्क की तरक्की क्या होनी थी, अवाम का जो सियासी शऊरी सफ़र था वो रुक गया। लेकिन इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस जदोजहद का हिस्सा बने, इसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट की, मुज़ाहमत की उन्होंने, और यकीनन इसका क्रेडिट, इसका जो रिवार्ड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन गुमनाम जियालों को और उन जियालों को जाता है जिन्होंने सरेआम कोड़े खाए, जेलें भुगती, फांसियों पे लटक गए, लेकिन वो अपने इस मौके से पीछे नहीं हटे कि जी उन्होंने इस मार्शल लॉ को किसी सूरत में कबूल किया हो। तो उनकी शायद ये कोशिश थी जिसकी वजह से आज एक जमहूरी जो सफ़र है वो किसी न किसी रंग में बहरहाल एक जारी है। दोस्तों, जो मार्शल लॉ जब लगता है तो वो किसी एक दिन का वाक़या नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, इसके पीछे बहुत सारा वक्त होता है जिसके ऊपर सोचा जा रहा होता है, प्लानिंग की जा रही होती है कि जी किस तरीके से हमने मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगाना है। तो लिहाजा अगर कोई किसी गलतफहमी में है कि किसी एक वाक़े के ऊपर आकर और एट ऑफ द सडन अचानक एक फ़ैसला हो जाए कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लगा रहे हैं, तो ये कभी नहीं होता। तो लिहाजा 1977 में जो जनरल ज़िया उल हक़ ने मार्शल लॉ लगाया उसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। उसमें सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी बहुत सारे मामला इसके अंदर इन्वॉल्व थे और फ्यूचर के अगले 10-12 साल 15 साल के लिए एक प्लानिंग कर ली गई थी कि जी हमने करना क्या है। तो आज हम 5 जुलाई 1977 को जब मार्शल लॉ लगा तो उससे पहले के जो हालात वाक़यात थे उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे ताकि जो तारीख़ के तालिब इल्म हैं वो कोशिश करें उन हालात को समझने की कि जिसके तहत एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क पर मार्शल लॉ मुसल्लत कर दिया गया। दोस्तों, हुआ ये कि 1970 के अंदर पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हुए। उन आम इंतखाबात के नतीजे में शेख मुजीब की जो जमात थी उसने अक्सरियत ली और मशरक़ी पाकिस्तान की तमाम तकरीबन नशिस्तें जीत लीं। जनूबी मगरबी पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात बनकर उभरी, लेकिन असूली तौर पर शेख मुजीबुर रहमान को जो मैंडेट था वो मिल गया हुकूमत बनाने का। जनरल याहिया खान कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से शेख मुजीब उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लें और उनको मुस्तक़बिल में सदारत के लिए नामज़द रखें, लेकिन शेख मुजीब को शायद ये मंजूर नहीं था। लिहाजा इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुख्तलिफ़ रिश्वत दवानियों का शिकार हुआ, साजिशें हुई और अदम एतमाद बढ़ता गया। बिलाखिर 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका हुआ और 20 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान तो खैर बांग्लादेश बन गया और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली और चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। एक मुश्किल इक़्तिदार, एक ऐसा मुश्किल वक्त जब मुल्क टूट चुका था, पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी दुश्मन की कैद के अंदर थे, मुल्क की माशी निज़ाम तबाह हो गया था, मुल्क की इदारे जो है ना वो कोलैप्स हो चुके थे। तो एक चैलेंजिंग इक़्तिदार था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस चैलेंज को कबूल किया और फिर वक्त ने साबित किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये चैलेंज कबूल करना बहुत सोचा समझा अमल था। बहुत मेहनत की गई। पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजियों की बाइज़्ज़त वापसी हुई। पाकिस्तान में बहुत से नए प्रोग्राम शुरू हुए। उस वक्त कराची स्टील मिल, न्यूक्लियर प्रोग्राम, लैंड रिफॉर्म, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और उसके नतीजे में पाकिस्तानियों को पहली बार गल्फ़ मिडल ईस्ट के अंदर नौकरियों का मौका मिला। एक ओवरसीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ से गई।
जो मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हुई, वो लोग अपग्रेड हुए। तो जितने शनाख्ती कार्ड आपका जो शुरू हुआ उसमें यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस टेन्योर के अंदर इतनी और पहली दफ़ा पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन 1973 के अंदर दिया गया। तो एक चैलेंजिंग गवर्नमेंट को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काबिल अमल बना दिया, चीज़ों को अपने ट्रैक पर ले आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत का ग्राफ आसमान के ऊपर पहुंच गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी आइनी मुद्दत 14 अगस्त 1978 को ख़त्म होना थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा कि क्यों ना कबल इस वक्त इंतखाबात कराकर एक बार फिर मैंडेट ले लिया जाए। तो चूँकि उनका ये सोचना इस हवाले से जायज़ भी था कि उसकी दो बुनियादी वजूहत थी। एक तो ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मकबूलियत का ग्राफ था वो आसमान को छू रहा था, और दूसरा ये था कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुकी थी। पाकिस्तान की 8 सियासी जमातों के ऊपर एक इत्तेहाद बना हुआ था जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट कहते हैं। इसके अलावा उस वक्त की एक बड़ी सियासी जमात रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान की तहरीक इस्तक़लाल अलग खड़ी हुई थी। उस वक्त की एक मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना शाह अहमद नूरानी की क़यादत में अलग खड़ी हुई थी। तो अपोजिशन बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम थी। तो भुट्टो साहब ने सोचा कि क्यों ना अगर कबल वक्त इंतखाबात करा दिए जाएँ, तो अपोजिशन चूँकि प्रिपेयर नहीं है इलेक्शन के लिए, तो और उनके पास भी इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद आ रही है, उनकी पॉलिसियों से लोग इत्तफाक कर रहे हैं, तो उनको दोबारा हुकूमत बनाने का मौका मिल सकता है। तो लिहाजा 1 साल 7 माह पहले 7 जनवरी 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये ऐलान करके हुकूमत ख़त्म कर दी कि जी 2 माह बाद इलेक्शन होंगे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अपोजिशन ने इसके ऊपर वावेला किया, शोर मचाया कि जिनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए, लेकिन उस वक्त 1973 के आइन के अंदर निगरान सेटअप की कोई शिक मौजूद नहीं थी। लिहाजा ये एक आइनी इक़दाम था और उस पर उनके इस इल्ज़ाम को, अपोजिशन के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। भुट्टो साहब का ये ख्याल गलत साबित हुआ। जो अपोजिशन उस वक्त मुंतशिर थी वो अपोजिशन इकट्ठी हो गई इस इंतखाबात के ऐलान के बाद, और तमाम सियासी जो अपोजिशन जमातें थीं उनका एक इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर एक नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाया गया जिसको पाकिस्तान नेशनल अलायंस कहते हैं, उर्फ़ आम में इसको PNA कहा जाता है। इसके अंदर 9 सियासी जमातें शामिल हुई। इनको 9 सितारों का नाम दिया गया। इनके झंडे के ऊपर 9 स्टार्स यानी सितारे बने हुए होते थे। इनका इंतखाबी निशान हल था। अपोजिशन ने एक भरपूर तरीके से कराची के अंदर कराची से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। जनवरी के अंदर ही जब कागज़ात नामज़दगी का मरहला आया तो पहला डेडलॉक उस वक्त आया जब कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के बाद 19 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला कामयाब हो गए। उसमें से 15 जो नशिस्तें थीं वो सिंध से थीं और 4 नशिस्तें बलूचिस्तान से थीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुद लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब हुए, और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की जो 4 सूबों के अंदर 60 नशिस्तें थीं उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाशमूल 4 वज़राए आला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अपोजिशन ने इसके ऊपर बहुत शोर मचाया, वावेला किया। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नमेंट ने हमारे उम्मीदवारों को डराया धमकाया है, उनके कागजात नामजदगी उठवाए हैं, कुछ को अगवा कर लिया गया है, लेकिन उनके इल्ज़ामात की कहीं पर तस्दीक नहीं हुई और उनके इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन ये इस शिद्दत के साथ मामला सामने आया कि एक लम्हे को तो ये लगा कि शायद जो इलेक्शन है वो ना हो सकें, लेकिन अपोजिशन ने अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी और बिलाखिर 7 मार्च 1977 को पाकिस्तान के दूसरे आम इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। दोस्तों 19 नशिस्तों के ऊपर जब वो बिला मुकाबला हो चुके थे तो कौमी असम्बली की बुनियादी तौर पर उस वक्त 200 नशिस्तें थीं, उसमें से 19 पहले बिला मुकाबला हो चुके थे, तो 181 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हुए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 100 कौमी नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की। एक बहुत बड़ी विन थी, एक बहुत बड़ी फतह थी। जो अपोजिशन जमातें थीं वो जो PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस था उसने 36 नशिस्तें हासिल की और उसके अलावा 8 जो है ना वो आज़ाद अरकान पाकिस्तान में मुंतखब हुए। 8 मार्च को जब इंतखाबी नताइज सामने आना शुरू हुए तो PNA के सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद ने इन नताइज को न सिर्फ यकसर मुस्तरद कर दिया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम 10 मार्च को होने वाले सूबाई असम्बली के इंतखाबात का हम बाइकाट करेंगे और 14 मार्च हम अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जिसको PNA की तहरीक कहा जाता है। तो 10 मार्च को अपोजिशन ने जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे उसका बाइकाट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर थे उन्होंने बड़ी आराम से, बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी क्लियर पोजीशन ली और उनको ये नशिस्तें हासिल हुई।
पीएनए ने अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। पीएनए की एहतजाजी तहरीक का एक ही मेन एजेंडा था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्ताफ़ी हों और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो उनकी इस मुतालबे को रद्द कर दिया। पीएनए की तहरीक में शिद्दत आती गई और फिर ये तहरीक कन्वर्ट हुई निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक बन गई है। सियासी तहरीक को मजहबी तहरीक के अंदर कन्वर्ट जब हुई तो इसके मुतालिक साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग की किताब अगर आप पढ़ें तो उसमें वो लिखते हैं कि बुनियादी तौर पर ये फ़ॉरेन फंडिंग तहरीक थी, जिसमें यह था कि किसी तरीके से इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इसकी क्या वजह थी इसको मैं आपको थोड़ा सा आगे वजाहत करूँगा। बहरहाल लोग अक्सरियत आवाम की इसके अंदर शामिल होती गई, शिद्दत पैदा होती गई। बिलाखिर हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा और मुज़ाकरात पर आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएनए के दरमियान बहुत सी जगहों पे डेडलॉक हुआ, बहुत सी जगहों पे मामला डिस्टर्ब हुए, लेकिन बिलाखिर जून के अंदर आकर एक चीज़ तय हुई और वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्टूबर के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार होगी। अपोजिशन का मुतालबा था कि अगस्त 1977 के अंदर दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही थी। उन्होंने कहा जी अक्टूबर में कराते हैं। चलो किसी हद तक डेडलॉक ख़त्म हुआ, मामला आगे चले। जब मुआहदा तय होने के करीब था तो उस वक्त एक अचानक नई डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कुछ दिनों के लिए लाड़काना चले गए और फिर वहाँ से वो बैरून मुल्क चले गए। तो ये समझ नहीं आई कि वो ये मुआहदा करना नहीं चाह रहे थे या क्या वजह थी। बहरहाल उनके बैरून मुल्क जाने से अपोजिशन को एक झटका लगा। अपोजिशन ने सोचा कि शायद भुट्टो साहब मुआहदा करने में संजीदा नहीं हैं। उन्होंने दोबारा अपनी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। नतीजतन ये हुआ कि 22 जून को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान वापस आए। 23 जून को दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 23 जून से लेकर 30 जून तक 1 जुलाई तक मुसद्दा इस शक्ल में पहुंच गया कि जी इसके ऊपर मामलात जो है ना तय होने के करीब पहुंच गए। उसमें अपोजिशन जमातों का जो स्टांस था वो 28 जून तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो डेडलाइन दी हुई थी वो उससे पीछे हट गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 28 अक्टूबर तक जो है ना नए इंतखाबात का जो है ना इंदिया दे दिया। अब इसमें आकर एक नई चीज़ सामने आती है और वो ये है कि जब जुलाई शुरू हुआ, जुलाई 1977, तो चीज़ें चूँकि बड़ी तेज़ी से हो रही थी, मुसद्दा तैयार हो रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हफीज़ पीरज़ादा इस मुसद्दे को लुक आफ्टर कर रहे थे। उस दौरान एक चीज़ तय हुई वो ये थी कि अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जो कुछ लोग होंगे उनकी एक सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। वो सुप्रीम काउंसिल आइंदा होने वाले आम इंतखाबात को मॉनिटर करेगी और कहीं पर अगर धांधली का शायबा होगा तो उसको वो दूर करेंगे। तो मौलाना कौसर नियाज़ी अपनी किताब और लाइन कट गई के आखिरी चंद सफ़ात में लिखते हैं। वो कहते हैं कि 4 जुलाई की रात को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कुछ लोगों को बुलाया, उनसे मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ। उनमें हफीज़ पीरज़ादा, मुमताज़ भुट्टो और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई शामिल थे। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई के मुताबिक उस किताब में उन्होंने लिखा है कि हफीज़ पीरज़ादा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कन्विंस करते रहे, दलाइल देते रहे कि जी आप अपोजिशन के साथ ये मुआहदा मत करें, अपोजिशन के अंदर इतनी सिकत नहीं है, वो आगे आपके ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चला सकेगी, लिहाजा आप इस मुआहदे से इनराफ़ कर लें। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसके ऊपर राय ली ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई से। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है ना आप इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करें और इस मुआहदे को ज़रूर तस्लीम करें। उन्होंने मुमताज़ भुट्टो से पूछा तो उन्होंने भी यही इसके ऊपर कहा कि जी मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई के साथ मुत्तफ़िक़ हूँ, आपको इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने चाहिए। खैर ये सिलसिला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आखिरी ये फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि जी मैं इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने जा रहा हूँ। रात को 4 जुलाई की रात को 11 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को ये मैसेज दिया, खुशखबरी दी कि हमारे अपोजिशन के साथ मामला तय हो चुके हैं और कल हम एक मुआहदे को हतमी शक्ल देकर उसके ऊपर मैं दस्तखत करने जा रहा हूं और हम अक्टूबर के अंदर इंतखाबात कराएंगे। 1-1:30 बजे के करीब ये लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले, घरों को पहुंचे। रात को 2:30 बजे मुमताज़ भुट्टो का फ़ोन आया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि जनाब मैं इस्लामाबाद की और पिंडी की सड़कों के ऊपर जो फ़ौजी गाड़ियाँ हैं इनका गैर मामूली गश्त देख रहा हूँ। जब मज़ीद ख़बरें आना शुरू हुई, एक वक्त ऐसा आया कि रात को 3 बजे के करीब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो पुलिस गार्ड थी वो गायब हो गई अचानक। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने ऑपरेटर से कहा कि जी मेजर जनरल इम्तियाज़ से बात करो। मेजर जनरल इम्तियाज़ को फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि जी वो घर पर नहीं है, वो GHQ गए हुए हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि जी
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़िया-उल-हक से बात करें। तो वहाँ से भी यही इत्तला मिली कि जनरल ज़िया-उल-हक जो है ना वो GHQ गए हुए हैं। तो उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि जी आप GHQ मिलाएं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़िया-उल-हक से बात करें। वहाँ पे फ़ोन मिलाया गया। जनरल ज़िया-उल-हक को थोड़ी देर के लिए कुछ वक्त लगा लाइन पे आते हुए। जैसे ही वो लाइन आए तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ही सवाल था कि ये फ़ौज क्यों गश्त कर रही है, क्या हो रहा है ये सब। तो जनरल ज़िया-उल-हक ने जवाब दिया कि सर हालात हमारे कंट्रोल से बाहर थे, मामलात बिगड़ते जा रहे थे, हमारी मजबूरी थी, हमने जो है ना मामलात को संभालना था। खैर जनरल ज़िया-उल-हक ने फ़ोन के ऊपर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ लगाने की खबर दी और साथ ही ये सवाल पूछा कि सर आप कहाँ जाना चाहेंगे, मरी, लाड़काना या फिर कराची। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस पर जवाब दिया कि जी मैं मरी जाना चाहूँगा। और उस पर उन्होंने कहा कि जी जो बेगम साहब आपके साथ जाएंगी। जनरल ज़िया-उल-हक ने कहा लेकिन बच्चे लाड़काना जाएंगे। तो उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि नहीं, बेगम साहबा और बच्चे जो है ना वो लाड़काना जाएंगे। ये मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब और लाइन कट गई के आखिर में लिखा। आखिरी 2-3 सफ़हात बड़े ज़बरदस्त हैं, अगर आप उसको पढ़ें। तो उसके बाद सुबह 6:04 के ऊपर या 6 बजे के करीब पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने आवाम को पैगाम दिया कि जनाब पाकिस्तान में हालात इंतशार का शिकार थे। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क के बेहतरीन मफाद के अंदर मुल्की इदारों का निज़ाम संभाल लिया है, इंतज़ाम। और इस वक्त मुल्क पर मार्शल लॉ जो है ना वो नाफिज हो चुका है। पाकिस्तान का 1973 का आइन मुअत्तल कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, उस वक्त की जो अपोजिशन लीडरशिप थी, सियासी जमातों की जो लीडरशिप थी, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन तमाम सियासी कायदीन को गिरफ़्तार कर लिया गया, मुल्क पर मार्शल लॉ मुसल्लत हो गया। जनरल ज़िया-उल-हक ने कौम से पहले खिताब के अंदर कौम से वादा किया कि वो 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात कराएंगे। वो 90 दिन फिर कभी नहीं आए। फिर 1985 यानी अगले 8 साल बाद, 9 साल तकरीबन बाद 1985 के अंदर गैर जमाती इंतखाबात हुए। खैर 90 दिन के वादे के ऐलान के बाद हालात इस कदर बिगड़े, हालात मामलात इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हुए कि 1979 4 अप्रैल को पाकिस्तान के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ऐसे मुकदमे के अंदर फांसी की सज़ा दे दी गई जिस मुकदमे में अमूमी तौर पर लोगों को सज़ा ही नहीं होती। ये पाकिस्तान की अदलिया की और दुनिया की अदलिया की तारीख़ का एक अनहोना वाक़या था। एक अजीब बात थी कि एक ऐसे केस में जहाँ किसी को सज़ा ही नहीं होती, उस केस में एक इतनी बड़ी सियासी शख्सियत को सज़ाए मौत दे दी गई। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसे हालात हो चुके थे कि आर्मी का इक़्तिदार संभालना ज़रूरी था? तो मैं आपको पहले भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी मार्शल लॉ लगता है तो वो मार्शल लॉ किसी एक दिन की प्लानिंग नहीं होती, वो अचानक फ़ैसला नहीं होता। उसके पीछे एक लंबी एक कहानी होती है, उसके पीछे बहुत सारे मामलात होते हैं। सवाल उस वक्त इशू ये था कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में जो आलमी सुपर पावर एक थी रशिया, वो कू कर रहा था, वो अंदर दाखिल हो रहा था। वहाँ के अफ़गानिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया को अफ़गानिस्तान में मजबूत गिरफ्त हासिल हो। वो पाकिस्तान को अपना बेस कैंप बनाना चाह रहा था। उस बेस कैंप के अंदर वो चाहते थे कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स बरसर इक़्तिदार हो जिसके साथ मामलात करते हुए हमें आसानी हो। अगर कोई मुंतखब शख्स होगा तो उसके साथ मामलात करते हुए हमें मुश्किल होगी। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर एक फ़ौजी हुकूमत हो जिस पर आम आदमी की राय भी ना ली जाए और फिर एक शख्स मुतलक़ुल इनान हो और वो फ़ैसला करे और उसके फ़ैसले पर काम शुरू हो जाए। तो लिहाजा वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो हालात थे, जो रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी अफ़गानिस्तान के अंदर, उस वक्त ज़रूरी था कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी सेटअप की बिसात लपेट दी जाए और वहाँ पर एक फ़ौजी हुकूमत हो जिसके साथ सुपर पावर्स आपस में मामलात कर सके। तो बुनियादी मुहर्रिक ये था जिसकी बुनियाद के ऊपर इस एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और फिर आपके सामने आए कि उसके बाद डॉलर जहाद शुरू हुआ। उसके बाद दीनी मदारिस जो है ना उनको रिक्रूटमेंट की इजाज़त दे दी गई, तालिबान को भर्ती किया गया, एक वॉर लड़ी गई इस्लाम और कुफ्र के ख़िलाफ़। जो बर्फ़ानी रीच था जिसको सुर्ख पानियों तक उसकी रसाई रोकने के लिए एक जंगो जदल का बाजार हुआ। लाखों लोग मारे गए, लाखों पाकिस्तानी मारे गए। और फिर पाकिस्तान के अंदर अफ़गानियों को आने की इजाज़त दे दी गई। लाखों अफ़गानी यहाँ पर आए, बस गए, पाकिस्तान की शरीयत ले ली। एक अजीब व गरीब एक सेटअप खड़ा होता गया। मजहबी शिद्दत पसंदी फ़रोग पाती गई, हेरोइन कल्चर आम हुआ, क्लाशनकोफ आम हुई,
अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई। इससे पहले पाकिस्तान बड़ा पीसफुल होता था, इसके बाद के जो हालात हैं उसके अंदर वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई। बहरहाल ये जब हालात इस स्टेज पर पहुँचे तो बिलाखिर रशिया को इसके अंदर शिकस्त हुई, जो भी वजूहत थी उसकी। जिस रशिया को हम गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए रोकने के लिए हमने अपने नौजवान कुर्बान कर दिए, एक लंबी जंग लड़ी, उसी रशिया को हमने रिसेंटली CPEC में दावत दी शामिल होने के लिए कि जनाब आप हमारे साथ दाखिल हों, आप गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप खुद अंदाज़ा करें कि कहाँ वो टाइम और कहाँ ये वक्त, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी एक डॉलर जहाज़ शुरू किया जाए, वो शुरू किया गया, और इस वक्त ज़रूरत थी कि किसी तरीके से डॉलर लाए जाएं और रशिया को यहाँ पर मौका दिया जाए, तो वो दिया गया। तो ये था 1977 का वो दिन 5 जुलाई, जिस दिन मुंतखब हुकूमत, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार करके हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर जितना नुकसान ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ ने दिया है, पाकिस्तान के सियासी जमहूरी कल्चर को किसी चीज़ ने नहीं दिया। इसलिए 5 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है, 5 जुलाई को ब्लैक डे कहा जाता है। और आने वाले वक्तों में भी इस दिन की याद इसी तरीके से मनाई जाएगी और कोशिश लोगों को ये एजुकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि आमरीत का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, इससे मुल्क को कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे अवाम को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर कोई फ़ायदा है तो पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर है। लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से कहीं बेहतर होती है। पाकिस्तान में अगर तरक्की करनी है तो जमहूरियत के ज़रिए करेगा। पाकिस्तान की अवाम अगर खुशहाल होगी तो जमहूरी तरीके से खुशहाल होगी। पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पर कौन बैठेगा, इसका फ़ैसला पाकिस्तान की जमहूर को करना है। किसी फ़र्द वाहिद का, किसी एक शख्स का इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। तो ये थी 5 जुलाई की वो थोड़े से सियाक़ो सबा के हालात जो मैं चाहता था कि आपके नोटिस तक पहुँचाऊँ, आपकी समातों तक पहुँचाऊँ। उम्मीद है आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।